ओके, अब हम पढ़ेंगे यूरियोटेलिज्म। ठीक है, अब जो ऑर्गेनिज्म नाइट्रोजनस वेस्ट यूरिया को एक्सक्रीट करते हैं वो कहलाते हैं यूरियोटेलिक। ठीक है, यूरियोटेलिक एनिमल्स। तो मैमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस आर कम्स अंडर द यूरियोटेलिक ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, अब क्या होता है कि जो अमोनिया होता है, अमोनिया क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ एक्ट करता है। ठीक, और ओके, दो कार्बन डाइऑक्साइड क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ एक्ट करते हैं और क्या बनाते हैं, यूरिया बनाते हैं। ठीक है, ओके, ठीक है। तो आप देख रहे हैं ये जो है कंपाउंड, ये है यूरिया। अब जैसे कि हमने देखा कि जब अमोनिया बन रहा था तो वो फर्स्ट मेटाबोलाइट था, और फर्स्ट मेटाबोलाइट था इसलिए इट रिक्वायर्स वेरी वेरी लेस एनर्जी, जबकि टू फॉर्म यूरिया रिक्वायर मच एनर्जी। और इसीलिए हायर एनिमल्स ही जो है वो यूरिया को एक्सक्रीट कर पाते हैं। ठीक, दूसरा ये जो यूरिया होता है इट इज नॉन टॉक्सिक, इट इज नॉट नॉन टॉक्सिक, इट इज ऑलमोस्ट नॉन टॉक्सिक, या कहें कि न्यूट्रल। ठीक है, लेकिन ज़्यादा, यदि बहुत ज़्यादा क्वांटिटी होगी तभी यूरिया जो है वो टॉक्सिक होता है, अदरवाइज इट इज़ ऑलमोस्ट नॉन टॉक्सिक एंड न्यूट्रल। ठीक है, इट इज़ ऑल्सो वेरी सॉल्युबल इन वाटर, एंड इसका जो एक्सक्रीशन है 1 ग्राम ऑफ यूरिया है रिक्वायर्स 50 ml ऑफ वाटर। दैट मीन्स कि अमोनिया से ये क्वांटिटी काफ़ी कम है और इट इज़ 1 लाख टाइम्स लेस टॉक्सिक देन अमोनिया। ठीक है, साथ ही ये भी कह रहा है कि अमोनिया से बहुत ही कम पानी इसको एक्सक्रीशन में लगेगा, क्योंकि ओनली 50 ml ऑफ वाटर जो 1 ग्राम का यूरिया है वो से ज़रूरत है। ठीक, ओके, तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो इस फंक्शन, इस फीचर्स के कारण जो ये यूरिया है इसको क्या होगा, इट कैन कॉन्सेंट्रेट, इट कैन बी स्टोर्ड इन कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म, क्योंकि not stored, it can be excrete in concentrated, it can be excrete in concentrated form। ठीक है, why it can be concentrated form में excrete, क्योंकि it is very less toxic। ठीक है, ठीक, और साथ में जो है ओके एक्सक्रीट कर सकते हैं। साथ ही इट कैन बी स्टोर्ड या इट कैन बी एक्यूमुलेटेड इन हाई डोजेस। ठीक है, मतलब यदि जब ये बॉडी में है तो काफ़ी यूरिया हम जो है हमारी बॉडी में जब क्या हुआ कि अमोनिया तो बहुत टॉक्सिक है तो तुरंत उसे एक्सक्रीट करना पड़ेगा, लेकिन यूरिया काफ़ी कम टॉक्सिक होने की वजह से उसे हायर डोज में एक तो हम स्टोर कर सकते हैं और दूसरा उसे कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में भी उसे एक्सक्रीट भी कर सकते हैं। इसलिए जो ऑर्गेनिज्म who can lose lots of water without adverse effect
an organism who can concentrate the urine, concentrate urine like in man. ठीक है, ठीक है। तो क्या हुआ कि यूरिया जो है नॉन टॉक्सिक है, इसलिए उसे काफ़ी कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में एक तो एक्सक्रीट किया जा सकता है, दूसरा उसे हायर डोजेस में जो है हम एक्यूमुलेट कर सकते हैं। इसलिए वो ऑर्गेनिज्म जो कि अपना शरीर का वाटर लूज करें और उन्हें कोई एडवर्स इफेक्ट ना हो, वो यूरिया को एक्सक्रीट करते हैं। जैसे कि फ्रॉग कहा जाता है कि फ्रॉग अपने बॉडी वेट के 1/3 वाटर को लूज कर सकता है विदाउट एनी एडवर्स इफेक्ट। ठीक, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि उसको या तो यदि कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते यूरिन को, तो वो क्या कर पाए, बहुत सारा पानी वाटर को लूज कर सके, या फिर ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें ऐसी कुछ मैकेनिज्म हो जिसके थ्रू वो यूरिन को कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में एक्सक्रीट कर सके। जैसे कि मैमल्स या ह्यूमंस में जो है, इंक्लूडिंग ह्यूमंस, ऐसा होता है कि ह्यूमन में एक ऐसी मैकेनिज्म रहती है जिससे वो काफ़ी कॉन्सेंट्रेट कर पाते हैं यूरिन को, और उसके कारण उनमें जो वाटर लॉस है वो भी बच जाता है और यूरिया को जो है एक्सक्रीट भी कर पाते हैं। ठीक, और साथ ही ऐसे हु कैन कॉन्सेंट्रेट, हु कैन रेज, बेटर रहेगा, हु कैन रेज the amount of urea in blood without adverse effect। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि, ठीक है, कैसा, क्या कहा मैंने कि एक तो इसे कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में एक्सक्रीट कर सकते हैं, तो वो ऑर्गेनिज्म जो यूरिन को काफ़ी कॉन्सेंट्रेट कर सके वो यूरिया को एक्सक्रीट कर सकते हैं, जैसे कि मैमल्स। या फिर ठीक, उसके बाद हमने बताया कि इसको 50 ml ऑफ वाटर इट रिक्वायर्स टू एक्सक्रीट, तो वो ऑर्गेनिज्म जो कि वाटर को लूज कर सकें विदाउट एनी एडवर्स इफेक्ट। तीसरा ये बताया मैंने कि इसे हम एक्यूमुलेट कर सकते हैं इन द बॉडी इन हाई डोजेस, तो वो ऑर्गेनिज्म जो कि इसका अमाउंट, यूरिया का अमाउंट अपने बॉडी में जो है काफ़ी रेज कर सकते हैं विदाउट एनी एडवर्स इफेक्ट, तो वो ऑर्गेनिजम्स भी जो है यूरियोटेलिक होते हैं, और वो होती हैं रेस फिश और शार्क। ये जो हैं ये क्या करती हैं, इनकी बॉडी में यूरिया का काफ़ी कंटेंट जो है दे कैन स्टोर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा यूरियोटेलिक। ठीक, यूरियोटेलिक वो जो कि यूरिया को एक्सक्रीट करते हैं। तो यूरियोटेलिक जो थे हमारे ऑर्गेनिज्म, वो उन्होंने एडाप्टेशन लिया। जब इवोल्यूशन हुआ तो क्या हुआ कि जो पहले एम्फीबियंस हुए और एम्फीबियंस के बाद लैंड एनिमल्स हुए, तो जो लैंड एनिमल्स थे वो अपनी बॉडी से बहुत ज़्यादा वाटर जो है वो लूज नहीं कर सकते थे। क्यों? क्योंकि वाटर की स्कार्सिटी थी एनवायरनमेंट में, और इस स्कार्सिटी ने उनकी बॉडी में एक एडाप्टेशन दिया कि वो अमोनिया से यूरिया बनाने लगे और वो यूरिया को एक्सक्रीट करने लगे। अब ये जो नया उन्होंने यूरिया बनाया, ये यूरिया काफ़ी जो नॉन टॉक्सिक था और इसे काफ़ी कम पानी की ज़रूरत थी एक्सक्रीट करने के लिए। चूँकि ये नॉन टॉक्सिक था तो इसे बॉडी में भी स्टोर कर सकते थे और इसे जो है कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में एक्सक्रीट भी कर सकते थे। इसलिए हायर एनिमल्स को ये आइडिया ये एडाप्टेशन पसंद आया और जो है उन्होंने इसे अपनाया और वो यूरियोटेलिक कहलाया। ठीक, अब यूरियोटेलिक के बाद हम पढ़ेंगे यूरिकोटेलिक। ठीक है, ओके इससे यूरियोटेलिक से यूरिकोटेलिक पढ़ने से पहले हम डुअल एक्सक्रीशन में आपको बताती हूँ। कुछ अमीनोटेलिक जो रहते हैं वो क्या करते हैं, वो अमोनिया और यूरिया दोनों एक्सक्रीट करते हैं, या फिर कुछ ऐसे होते हैं जो अमोनिया और यूरिक एसिड दोनों एक्सक्रीट करते हैं। ऐसे एक्सक्रीशन जो कि दो एक्सक्रीशन, मोर देन वन एक्सक्रीशन टाइप
अपनाते हो वो ऑर्गेनिज्म में कहलाते हैं डुअल एक्सक्रीटर। ठीक है, मोर देन वन एक्सक्रीशन यदि हो तो उसे कहा जाता है डुअल एक्सक्रीशन। अब क्या होता है कि कुछ ऑर्गेनिज्म जो हैं वो पानी में भी रहते हैं और लैंड में भी रहते हैं, जैसे कि फ्रॉग। अब फ्रॉग चूंकि जो है अमोनिया जो है फ्रॉग जो है वो हमने देखा कि यूरियोटेलिक है। ठीक है, लेकिन फ्रॉग का जो टेडपोल है वो क्या होता है, ठीक है। तो जो फ्रॉग का जो टेडपोल है वो पहले अमोनियोटेलिक होता है और फिर जब वो एडल्ट बनने लगता है, मेटामॉर्फोसिस उसमें होती है, तो वो यूरियोटेलिक होने लगता है। ठीक है, तो यूजुअली जो फ्रॉग है दैट इज यूरियोटेलिक, लेकिन उसका जो टेडपोल होता है वो अमोनियोटेलिक होता है, क्योंकि टेडपोल आपने देखा है हमेशा फ्रॉग्स के बच्चे जो रहते हैं, बेबीज रहते हैं, पानी में रहते हैं, इसलिए दे आर अमोनियोटेलिक। लेकिन जब वो एडल्ट फॉर्म में चेंज होने लगते हैं, कन्वर्ट होने लगते हैं, तो दे बिकम यूरियोटेलिक। तो दैट मीन्स देयर हैपन्स द डुअल एक्सक्रीशन। ठीक है, नॉर्मली जो क्रोकोडाइल है, क्रोकोडाइल जो होता है अमोनियोटेलिक होता है, लेकिन जब वो लैंड पे होता है तो लैंड पे वो क्या हो जाता है, यूरियोटेलिक हो जाता है। तो इस प्रकार जो है वो डुअल एक्सक्रीशन करते हैं। अब जो कॉकरोचेस हैं या इंसेक्ट्स हैं, तो कुछ इंसेक्ट्स जो हैं वो क्या होते हैं, यूरिकोटेलिक होते हैं, लेकिन पानी में जाके वो क्या हो जाते हैं, अमोनियोटेलिक हो जाते हैं। तो इस प्रकार डिफरेंट एडेप्टेशन जो है ऑर्गेनिज्म जो है उन्हें अडेप्ट कर लेते हैं जो एनवायरनमेंट का चेंजेस हैं, और इस प्रकार वो अपने एक्सक्रीशन को चेंज करते रहते हैं, और इस प्रकार इसे डुअल एक्सक्रीशन कहा जाता है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे यूरिकोटेलिक। यूरिकोटेलिक उन ऑर्गेनिज्म को कहा जाता है जो कि यूरिक एसिड को एक्सक्रीट करते हैं। ठीक है, अब यूरिक एसिड जो रहता है इट रिक्वायर्स फार्दर मोर एनर्जी देन यूरिया। ठीक है, यूरिया से भी ज़्यादा एनर्जी इसे बनाने में लगती है, लेकिन ये जो यूरिक एसिड रहता है इट इज़ लेस टॉक्सिक देन अमोनिया एंड देन यूरिया टू। ठीक है, अमोनिया और यूरिया दोनों से ही काफी कम टॉक्सिक रहता है। ठीक है, और इस लेस टॉक्सिसिटी के कारण क्या होता है कि इसे ऑलमोस्ट सॉलिड फॉर्म में भी एक्सक्रीट किया जा सकता है, एंड रिक्वायर्स वेरी लेस अमाउंट टू एक्सक्रीट। अच्छा, ये ऑलमोस्ट इनसॉल्यूबल होता है वाटर में, और इसके कारण जो है इसे सेमी सॉलिड या सॉलिड फॉर्म में भी एक्सक्रीट किया जा सकता है। इट रिक्वायर्स लेस अमाउंट टू एक्सक्रीट। ठीक है, कितना 1 ग्राम जो है यूरिक एसिड का सिर्फ 10 ml ऑफ वाटर उसे चाहिए रहता है टू एक्सक्रीट। ठीक है, इस प्रकार वो एनिमल्स जो कि अपने बॉडी के फ्लूइड को काफ़ी कंजर्व करना चाहते हैं, वो बिल्कुल लॉस को सहन नहीं कर सकते, उन एनिमल्स में, उन ऑर्गेनिजम्स में जो ये यूरिकोटेलिक जो है यूरिक एसिड को एक्सक्रीट करने की प्रोसेस होती है। ठीक है, अब ये जो है क्या होता है कि ये किन एनिमल्स में, ठीक है, कुछ लैंड क्रस्टेशियन, अच्छा इंसेक्ट्स जैसे कि कॉकरोच, ऑर्थोपोडा, और उसके अलावा रेप्टाइल्स, स्नैक्स, लिजार्ड्स और एवियंस, बर्ड्स ये जो हैं ये मेनली यूरिक एसिड को एक्सक्रीट करती हैं। अब ये रेप्टाइल्स और बर्ड्स क्या करती हैं कि ये जो यूरिक एसिड होता है इसे क्या कर देती हैं, ये एक्सक्रीट कर देती हैं इनटू क्लोका। अब ये क्लोका क्या है,
क्लोका जो रहता है ये इनका एक्सक्रीटरी पार्ट, जो एलिमेंट्री कैनाल रहती है उसका लोअर पार्ट को क्लोका कहते हैं, और ये क्लोका से क्या होता है कि फीकल मैटर रिलीज होता है। तो जब ये रेप्टाइल और बर्ड क्या करती हैं, यूरिक एसिड को क्लोका में एक्सक्रीट कर देती हैं, जहां से फर्दर वाटर को रीअब्सॉर्ब कर लिया जाता है और फिर यूरिक एसिड रिलीज विद फीकल मैटर। ठीक है, तो जो लिजार्ड्स का जो फीकल मैटर होता है, ठीक है, फीसिस जो होता है उसमें कुछ वाइट पार्ट जो रहता है वो यूरिक एसिड रहता है। जो बर्ड्स के जो शिट रहती है, फीकल मैटर रहता है, उसमें जो वाइट पार्ट रहता है दैट इज ऑल्सो यूरिक एसिड। ठीक है, अच्छा, अब एक इससे जो है यूरिक एसिड, इसे एक कुछ जो बिग बर्ड्स होती हैं जैसे कि गैनेट्स या पेलिकन्स, उनके जो फीकल मैटर्स रहता है उसके फीकल मैटर को कहा जाता है गुआनो। ठीक है, और ये जो गुआनो रहता है इसका यूज किया जाता है इंडस्ट्रीज के द्वारा टू एक्सट्रैक्ट द यूरिक एसिड फ्रॉम देम, और वहां से यूरिक एसिड को जो है ये लोग प्रोडक्शन करते हैं इसके फीकल मैटर में से। ठीक है, इसके फीकल मैटर को गुआनो कहा जाता है, और गैनेट्स और पेलिकन जैसी जो बड़ी बर्ड्स रहती हैं, और ये साउथ अमेरिका के कोस्टल रीजन पे जो आइलैंड्स होते हैं दे आर फिल्ड फ्रॉम दिस गुआनो, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी सारी ये बर्ड्स मिलती हैं और उनके फीकल मैटर से ये पूरे आइलैंड्स भरे हुए रहते हैं, जिसका कि यूज़ इंडस्ट्री वाले जो हैं, इंडस्ट्री पीपल, दे यूज़ दिस गुआनो टू प्रोडक्शन ऑफ यूरिक एसिड। ठीक है, एक्सट्रैक्शन ऑफ यूरिक एसिड, इसमें से यूरिक एसिड को वो निकाल लेते हैं। ठीक है, तो एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं गुआनो में से यूरिक एसिड, और इस प्रकार इंडस्ट्रीज उसका यूज करती हैं। ठीक है, तो ये हो गया यूरिकोटैलिक। इसलिए यूरिकोटैलिक को जो रिलीज करने में काफ़ी कम पानी चाहिए, और इनफैक्ट सॉलिड फॉर्म में भी उसे रिलीज किया जा सकता है। इसलिए जो बर्ड्स, रेप्टाइल्स, इंसेक्ट्स जो कि पानी को काफ़ी कंजर्व करना चाहते हैं वो क्या कर सकते हैं, वो जो है यूरिकोटैलिक होते हैं और वो यूरिक एसिड को एक्सक्रीट करते हैं। ठीक है, तो इसकी क्या खासियत है, बहुत ही लेस टॉक्सिक है, इसे कम पानी की ज़रूरत है और इनसॉल्यूबल होता है पानी में, और इसे कैन बी एक्सक्रीट इन सॉलिड फॉर्म। अच्छा, अब एक्सक्रीट तो कर सकते हैं सॉलिड फॉर्म में, पर मैंने क्या होता है कि जो बर्ड्स और रेप्टाइल्स रहती हैं उसको आगे बढ़ाना तो जो है वो सॉल्युबल फॉर्म में ही आप ले जा सकते हैं। इसलिए क्या होता है कि रेप्टाइल्स और बर्ड्स में जब यूरिन फॉर्मेशन हो जाती है तब तक तो वो लिक्विड फॉर्म में रहता है यूरिक एसिड, लेकिन वो उसे फिर क्लोका में एक्सक्रीट कर देती है, जिससे फर्दर जो वाटर है वो कर लिया जाता है एब्जॉर्ब, और फिर उसे यूरिक एसिड को सॉलिड फॉर्म में एक्सक्रीट कर दिया जाता है। ठीक, ये हो गया हमारा यूरिकोटैलिक। अब हम पढ़ेंगे यूरिकोटैलिक के बाद कुछ जो मेन और प्राइमेट्स हैं वो ग्वानिन भी एक्सक्रीट करते हैं। अच्छा, तो यूरिकोटैलिक देखे हमने, मैन और प्राइमेट भी जो हैं वो भी यूरिक एसिड को एक्सक्रीट करते हैं इन सम फॉर्म, दे एक्सक्रीट सम यूरिक एसिड ऑल्सो। और वो कैसे बनता है, एडेनिन और ग्वानिन ज़ैंथीन बनाते हैं। ठीक है, और फर्दर ये बनाता है यूरिक एसिड। ठीक, तो इस प्रकार मैन और प्राइमेट भी कुछ फॉर्म में यूरिक एसिड बनाते हैं।
अब यदि किसी कारणवश ये यूरिक एसिड की मात्रा ज़्यादा बनने लगे, ठीक है, यदि ये प्रोसेस ज़्यादा हो और यूरिक एसिड ज़्यादा बढ़ने लगे तो क्या होता है कि एक्सेस यूरिक एसिड हमारे जॉइंट्स में क्या होता है, डिपॉजिट होने लगता है और डिपॉजिट होके क्रिस्टल फॉर्म में डिपॉजिट होने लगता है और वहाँ पे स्वेलिंग कॉज करता है, हमारे जॉइंट्स में एक इन्फ्लामेशन कॉज करता है और उस जो डिजीज़ है उस डिसऑर्डर को गाउट कहा जाता है, जिसमें जॉइंट्स में स्वेलिंग आ जाती है और यूरिक एसिड की मात्रा जो ब्लड में है वो बढ़ी हुई मिलती है। तो ये हो गया यूरिक एसिड जो है मैन और प्राइमेट भी एक्सक्रीट करते हैं। ठीक, उसके बाद हम देखेंगे अमीनोटैलिक। ठीक है, अमीनोटैलिक अभी हमने देखा, अमोनियोटैलिक, यूरियोटैलिक और यूरिकोटैलिक। अब हम देख रहे हैं अमीनोटैलिक। तो कुछ मोलस्क और इकाइनोडर्म्स जो हैं वो क्या करते हैं, अमीनो एसिड को डायरेक्ट भी एक्सक्रीट करते हैं और इसलिए उन्हें कहा जाता है अमीनोटैलिक, एक्सक्रीट्स अमीनो एसिड डायरेक्टली। ठीक, ओके, ठीक है, तो उन्हें कहा जाता है अमीनोटैलिक क्योंकि वो कुछ फर्दर उसमें जो है कुछ ना तो अमोनिया बनाते, ना यूरिया, ना यूरिक एसिड, सिर्फ सीधे अमीनो एसिड्स को ही दे एक्सक्रीट एंड दे कॉल्ड अमीनोटैलिक। ठीक है, ग्वानोटैलिक हमने पढ़ लिया कि ग्वानोटैलिक जो ग्वानिन को सिक्रीट करते हैं, एक्सक्रीट करते हैं, गुआनोटैलिक। तो गुआनोटैलिक जो है वो क्या करते हैं, एक्सक्रीट ग्वानिन। और ये क्या थे, दे आर स्पाइडर्स एंड स्कॉर्पियन। जो स्पाइडर एंड स्कॉर्पियंस हैं वो क्या करते हैं, ग्वानिन को डायरेक्टली एक्सक्रीट करते हैं। ग्वानिन इज ऑल्सो नाइट्रोजिनस वेस्ट मटेरियल और इसलिए दे आर कॉल्ड द ग्वानोटैलिक। अच्छा, अब ये जो है हमने पढ़ लिए मेजर जो वेस्ट मटेरियल होते हैं नाइट्रोजिनस। अदर नाइट्रोजिनस वेस्ट मटेरियल कौन से हैं, तो अदर नाइट्रोजिनस वेस्ट मटेरियल्स जो हैं वो हैं क्रिएटिनिन, एलेंटोनिन, ठीक है, क्रिएटिन एंड हिप्यूरिक एसिड। तो these are the other नाइट्रोजिनस वेस्ट मटेरियल जो कि बहुत कम मात्रा में मिलते हैं और ह्यूमंस में भी जो है ये अदर नाइट्रोजिनस वेस्ट मटेरियल मिलते हैं। ठीक है, तो ये हमने देखा एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स अभी हमने देखे कौन कौन से होते हैं। इसके अलावा भी जो है कुछ, ये तो हो गए हमारे नाइट्रोजिनस वेस्ट मटेरियल हमने पढ़ लिया। अब हम देखेंगे अदर देन नाइट्रोजिनस वेस्ट मटेरियल कौन कौन से होते हैं। ठीक है, ओके, तो अदर देन नाइट्रोजिनस वेस्ट मटेरियल। ठीक है, नाइट्रोजिनस वेस्ट मटेरियल के अलावा कौन कौन से वेस्ट मटेरियल हमारी बॉडी में होते हैं वो हम देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो मैंने आपको बताया कि ऑक्सीडेशन होता है सेल में, तो सबसे पहला हो गया हमारा कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड हमने देखा किसके द्वारा रिलीज किया जाता है, लंग्स के द्वारा हम कार्बन डाइऑक्साइड को जो है एक्सक्रीट किया जाता है। और जो स्मॉल जो एनिमल्स होते हैं, स्मॉल ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उनकी सेल वॉल से डिफ्यूजन के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं। ठीक है, और उसके अलावा जो कुछ फिश है जिसमें गिल्स पाए जाते हैं वो क्या करती हैं, गिल्स के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सक्रीट करती हैं। ठीक है, तो सेल वॉल, बॉडी वॉल, गिल्स और लंग्स,
इनके द्वारा क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सक्रीट किया जाता है। दूसरा हो गया हमारा वाटर। अच्छा, अब वाटर जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट हमारा बॉडी का कंटेंट है। वाटर की जो क्वांटिटी है वो हमें हमेशा मेंटेन रखनी पड़ती है, और जो डिफरेंट मैकेनिज्म होती रहती है हमारी, एक किडनी में जो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन चल रहा है, किडनी जो हमारे फ्लूइड को जो है वेस्ट मटेरियल को एक्सक्रीट कर रही है, उसके साथ वो वाटर को भी एक्सक्रीट करती है, और इस तरह हमारी बॉडी में जो है वाटर का रेगुलेशन करते रहते हैं, और उस रेगुलेशन को हम कहते हैं ऑस्मो रेगुलेशन, जिसमें जो है डिफरेंट प्रोसीजर के द्वारा हमारे बॉडी का फ्लूइड कॉन्स्टेंटली जो है एक लेवल पे मेंटेन किया जाता है, ना तो उससे कम ना उससे ज़्यादा। यदि कम हो जाए तो उसको कहते हैं हम डिहाइड्रेशन, और यदि ज़्यादा हो जाए तो उसको कहते हैं एक्सेस ऑफ वाटर। तो जब ये एक्सेस हो जाता है तो इसे हमें किसी तरीके से बाहर निकालना पड़ता है, और हम इसे कैसे निकालते हैं, इन फॉर्म ऑफ स्वेट थ्रू द स्किन एंड यूरिन, और कुछ जो है वो लंग्स से भी निकाला जाता है इन फॉर्म ऑफ वेपर्स जो बनती हैं उनके द्वारा हम पानी को लंग्स के द्वारा भी एक्सक्रीट करते हैं। ठीक है, तीसरा हो गया हार्मोन्स एंड विटामिन्स। अच्छा, जब हमारे शरीर में हार्मोन्स और विटामिन्स की एक्सेस हो जाती है तो उसे भी जो है बाहर निकालने की ज़रूरत होती है, तो लिवर के द्वारा जो है इन्हें डीमेटाबोलाइज करके, और कुछ पार्ट जो है वो फीसिस में और कुछ पार्ट जो है वो यूरिन में एक्सक्रीट किया जाता है। किसका, हार्मोन्स और विटामिन्स का। ठीक है, हार्मोन हो गया, विटामिन्स हो गया, ड्रग्स। अच्छा, जो भी हम ड्रग्स लेते हैं उन्हें भी जो है हमें एक्सक्रीट करने की ज़रूरत होती है, और वो भी जो है मेटाबोलाइज होके फ्रॉम द लिवर और किस में, यूरिन में जो है उसे एक्सक्रीट कर दिया जाता है। ठीक है, ये हो गई ड्रग्स, हार्मोन्स, वाटर्स। कुछ स्पाइसेस। अच्छा, जो भी हम स्पाइस लेते हैं जैसे कि जो है अनियन है या गार्लिक है, तो ये भी अनियन और गार्लिक की जो स्पाइसेस होती हैं, इन्हें भी जो वॉलेटाइल होते हैं उन्हें लंग्स के द्वारा, और बाकी जो हैं वो फीसिस और यूरिन के द्वारा निकाले जाते हैं बॉडी से बाहर। ठीक है, बाकी जो है वो यूरिन में और फीसिस में एक्सक्रीट किए जाते हैं। ठीक है, इसके बाद हो गया पिगमेंट्स। अच्छा, कुछ जो पिगमेंट्स होते हैं हमारे शरीर में, जैसे कि बिलिरुबिन, स्टार्कोबिलिन। ठीक है, ये जो पिगमेंट्स होते हैं ये कैसे बनते हैं, जब हमारी आरबीसीज बोर्न आउट हो जाती हैं तो आरबीसी से क्या होता है, हीम और ग्लोबिन पार्ट अलग हो जाता है, और हीम पार्ट से क्या होता है, पिगमेंट्स बनते हैं, और ये पिगमेंट्स जो होते हैं बिलिरुबिन, बिलिवर्डिन, स्टार्कोबिलिन, यूरोक्रोम, ये जो हैं डिफरेंट पिगमेंट होते हैं। ठीक है, ये डिफरेंट जो है पिगमेंट होते हैं। तो जो स्टार्कोबिलिन होता है उसे फीसिस में एक्सक्रीट किया जाता है, यूरोक्रोम को यूरिन में एक्सक्रीट किया जाता है, और इस प्रकार ये फीसिस और यूरिन दोनों को ही जो येलो कलर मिलता है वो इन्हीं पिगमेंट्स के द्वारा मिलता है। इसी के साथ यदि हम कुछ फूड कलर लेते हैं, फूड पिगमेंट, जैसे कि बीट या विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, तो ये इनमें भी कलर होता है, और ये क्या होता है कि ये भी यूरिन में एक्सक्रीट किए जाते हैं। ठीक है, तो पिगमेंट्स हो गए। ओके, एंड मिनरल सॉल्ट, ये भी मेजर अमाउंट बनाता है एक्सक्रीशन का। ठीक है, यदि हमारी बॉडी में सॉल्ट्स एक्सेस हो जाते हैं तो उन्हें भी एक्सक्रीट करना पड़ता है, जैसे कि सोडियम क्लोराइड, ठीक है, मैग्नीशियम, कैल्शियम। ठीक, तो
तो ये जो हमारे इनऑर्गेनिक आयंस होते हैं और सॉल्ट्स होते हैं, इन्हें जो है बॉडी से निकालना रहता है और यूरिन में जो है इन्हें हम एक्सक्रीट कर देते हैं। तो दीज आर द डिफरेंट अदर मटेरियल्स अदर देन द नाइट्रोजिनस वेस्ट मटेरियल, जो कि एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट हैं हमारे शरीर में या हम डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में, और उन्हें भी शरीर से बाहर निकालना ज़रूरी होता है। तो दीज आर द अदर नाइट्रोजिनस वेस्ट मटेरियल। ठीक है, तो आप ये नोट कर सकते हैं। हमने आज पढ़ा अमोनियोटैलिक, यूरियोटैलिक, यूरिकोटैलिक, देन अमीनोटैलिक, गुआनोटैलिक। ये अब दूसरे नाइट्रोजिनस वेस्ट मटेरियल के अलावा जो डिफरेंट अदर वेस्ट मटेरियल है वो हमने पढ़े, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, हार्मोन एंड विटामिन, ड्रग्स, स्पाइसेस, पिगमेंट, मिनरल्स, सॉल्ट्स आते हैं। ठीक, अब जो है हमने पढ़ लिया है कि डिफरेंट एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स क्या होता है। अब हम आगे चल के देखेंगे कि हम उन्हें किस तरह शरीर से एलिमिनेट कर पाते हैं। ठीक है, और उसके पहले कुछ टर्मिनोलॉजी जो है वो आप जानेंगे कि ऑस्मो रेगुलेशन क्या होता है, ऑस्मो कन्फर्मर क्या होता है, जिससे आपको आगे की ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम की जो बेसिक जानकारी वो आपको होगी कि क्यों हमारे अंदर वो सिस्टम है। ठीक, तो ये हो गया हमारा एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स।